बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9th के फ़र्स्ट लेक्चर के साथ आज हाज़िर हूँ मोहम्मद राशिद। तो बेटा अभी तक हमने जो 8 में पढ़ी थी मैथ, 9th की मैथ उससे थोड़ी सी डिफरेंट है मगर है आसान। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फ़र्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सा फोकस और कंसंट्रेशन करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। तो फ़र्स्ट लेक्चर आज हमारा है मैट्रिक्स के बारे में। अभी तक हमने 8 क्लास में बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। अब वो नंबर्स हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगराइज़ के थे। उन कैटेगरीज़ में हमारे पास नेचुरल नंबर थे जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर्स थे जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होते थे, इवन नंबर्स थे जो 2 पर डिवाइड हो सकते थे, 2 के मल्टीपल थे, ऑड नंबर्स थे जो कि 2 के मल्टीपल नहीं थे, रैशनल नंबर थे जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, इरेशनल नंबर थे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनके अलावा भी हमारे पास इंटीजर्स थे। इंटीजर्स में 0, पॉजिटिव और नेगेटिव 1, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टू सो ऑन थे। तो अब हमारे पास जो है उन नंबर्स के बाद हमने 8 तक तो पढ़ लिया था। अब 9th में ये फ़र्स्ट लेक्चर मैट्रिक्स से मुताल्लिक़ है। मैट्रिक्स को जानने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन आया कैसे, इसकी डिफ़ाइन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास है द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर कैले। ये आर्थर कैले हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिवेल्प्ड अ थ्योरी ऑफ अ मैट्रिसेस इन 1858। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब इसने जो दी थी ये पहला बंदा नहीं था जिसने मैट्रिक्स के बारे में काम किया था। इससे पहले और भी बंदे थे जो मैट्रिक्स के बारे में काम कर चुके थे। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है और थोड़ी सी दिलचस्प भी है कि ये वो बंदा है जिसने ये काम शुरू नहीं किया था, काम किसी और का था। इसने उसको सिर्फ परसीड किया और नाम आज इसका ज़िंदा है। जिसने शुरू किया था, जिसने स्टार्ट किया था, उसका नाम कोई लेता ही नहीं है। अब हिस्ट्री में हमारे पास इसका है कि ये लैटिन वर्ड मैटर से निकला है। मैट्रिक्स जो लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है और वो है मैटर, और मैटर का मतलब मदर है। 1850 में जेम्स सिल्वेस्टर नामी जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन ही था, उसने ये कंसेप्ट दिया था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था लफ्ज़ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अब आर्थर कैले उसका दोस्त था, उसने उसको अपना आइडिया बताया जेम्स सिल्वेस्टर ने, और अपना काम उससे प्रोसीड नहीं हो सका। उसके काम को लेके आगे जो चला वो था हमारे पास आर्थर कैले। उसने 1855 में हमारे पास आर्थर कैले ने, वो भी इंग्लिश मैथमेटिशियन ही था, दोनों ये दोस्त थे, उसने ये काम स्टार्ट किया। तो अब 1855 में उसने ये काम शुरू कर दिया था। जब ये शाया हुई तो वो 1858 था, मतलब 3 साल लगे इसको आर्टिकल बनते हुए। 1855 में इसने काम कर लिया था और इन दोनों ने जो काम किया था वो मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में किया था। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और इन दोनों ने काम किस पर किया था। तो बेटा याद रहे, इसने मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में इन दोनों बंदों ने किया। इसने इन्वेंट किया, इसने इंट्रोड्यूस किया, मगर आगे उसको प्रोसीड किया आर्थर कैले ने। उसके बाद सिकी कोवा नामी बंदा है जो कि जैपनीज़ है, जैपनीज़ मैथमेटिशियन है, और विलहेल्म लेबनीज़ ये जर्मन मैथमेटिशियन है। ये इन दोनों बंदों ने डिटर्मिनेंट के बारे में काम किया, जबकि जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर कैले ने मैट्रिक्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में काम किया। सेकिकोवा और विलहेल्म लेबनीज़ ने मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के बारे में काम किया। अब हम चलते हैं इसकी डिफ़ाइन की तरफ। तो हमारे पास मैट्रिक्स की डिफ़ाइन है, अ रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स। रियल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन होते हैं, एंड इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट। और इस तरह की ब्रैकेट्स में अगर उन रियल नंबर्स को लिखा जाए और इस ब्रैकेट्स का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, देन इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब इसकी अगर सिंपल हम समझना चाहें तो वो क्या होगी कि अगर रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए, मतलब उसको बंद कर दिया जाए, तो जो फॉर्मेशन आएगी तो या कलेक्शन जो आएगी उसे कहते हैं हमारे पास, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होगी, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। याद रहे इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं कि हमेशा उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम कहते हैं एंट्रीज़,
मेंबर्स या एलिमेंट्स, एंट्रीज, मेंबर्स या एलिमेंट्स। मतलब 1 2 3 और 4 इसको आप एंट्रीज का भी नाम दे सकते हैं, इसको आप मेंबर्स भी कह सकते हैं और इसको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं कि इसमें और ये क्या चीज़ें होती हैं। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल कहते हैं हमारे पास बिल्कुल सीधे फॉर्म में, आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बिलफर्ज हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 3 4 और 5, तो जो रो होती है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट रो है 1 और 3, मैंने इसको कोटेड कर रखा है ब्लैक पॉइंटर के साथ। 1 और 3 ये पहली रो होगी, 4 और 5 ये दूसरी रो होगी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं, 1 और 3 की एक रो बनेगी, 4 और 5 की दूसरी रो बनेगी, मगर एज अ होल ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे। यहाँ पर हमने कहा था हॉरिजेंटल, ये होता है हमारे पास वर्टिकल, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो वैल्यूज़ होती हैं उसे कहते हैं वर्टिकल वे, आर कॉल्ड अ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसी अगर हम जो हमने रोज़ के लिए एग्जांपल ली थी, अगर हम उसी को फर्दर प्रोसीड करें तो 1 3 4 5 वैसे के वैसे, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो वो रोज़ बनती थी, अब अप टू डाउन जाएंगे तो वो कॉलम बनेगा। इसका मतलब है 1 और 4 का एक कॉलम बनेगा, 3 और 5 का कॉलम बनेगा। इसका मतलब है इसमें 2 रोज़ थी और इसी में 2 कॉलम है। याद रहे इन दोनों को मिक्स नहीं करना, जो रोज़ होती है वो होती है हॉरिजेंटल, इस फॉर्म में हमारे पास होती है, और जो कॉलम्स होते हैं वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है। इसका मतलब है C1 कॉलम को सी से लिखते हैं क्योंकि कॉलम स्टार्ट ही सी से होता है और रो R से स्टार्ट होती है, इसलिए R1 R2, और कॉलम के लिए हम लिखेंगे C1 और C2। हम क्वेश्चंस की तरफ अभी अभी हमने जो ऑर्डर पढ़ा था अब उसको एक्सरसाइज में हम अप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास था, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अभी तक हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस किस ने इन्वेंट किया और क्या क्या वर्क उसके ऊपर हुआ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। मतलब जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जितने भी रोज़ होंगे या कॉलम्स, उनके जितनी भी तादाद होगी उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल C इज़ इक्वल टू 1 -5 3 एंड 4। याद रहे एंट्रीज, एलिमेंट्स या मेंबर्स वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले हमने पॉजिटिव लिए थे तो अब नेगेटिव क्यों लिए, नेगेटिव भी नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू लाइन में मैंने कोटेड कर रखा है वो R1 मतलब पहली रो, और दूसरी जो है वो R2 वो दूसरी रो है, और रेड लाइन में जो मैंने कोटेड कर रखा है ये C1 पहला कॉलम, और ये जो है हमारे पास C2 दूसरा कॉलम। इसका मतलब है इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसका मतलब है ऑर्डर जो होता है वो होता है M/N, या उसको हम M × N भी लिख सकते हैं। M का मतलब नंबर ऑफ रोज़ और बाद में N का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ ही लिखने हैं। अगर आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले लिख दिए और नंबर ऑफ़ रोज़ बाद में लिख दिए तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ़ रोज़ ही लिखने हैं। इसका मतलब है इसमें रो हमारे पास 2 है और कॉलम भी 2 है, इसलिए हमने इसका ऑर्डर बनाया 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने एग्जाम्पल जर्नल ली थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। अगर हम एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करें तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, जो कि हमारे पास फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। यहाँ पर लफ्ज़ मैट्रिसेस है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा ही मैट्रिक्स होंगे। अभी तक हम ऑर्डर का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हमारे पास ए क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 -5 एंड 6। आप पहले फार्मूला लिख के डिटेल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं या डायरेक्ट उसका आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs टाइप आता है। तो इसमें हमारे पास एक रो और ये दूसरी रो, और ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। इसका मतलब है इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, इसलिए इसका ऑर्डर भी बनेगा 2/2। आप बाय भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का भी एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है C 2 and 4। ब्लू लाइन में मैंने जो कोटेड कर रखा है ये रो को ज़ाहिर कर रहा है, और जो रेड लाइंस है वो कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब है इसमें एक रो एक और ये दूसरा 2 कॉलम है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। अगर हम डी की तरफ जाएं तो हमारे पास है 4 0 6। तो इसमें R1 R2 R3 तीन रोज़ है हमारे पास। 4 0 6 अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/1।
अगर हम F की तरफ जाएं तो हमारे पास है 2। याद रहे कि जो अगर हमने रो बना दिया है तो उसका कॉलम भी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम रो बना चुके हैं तो वो कॉलम में नहीं होगा। रो का मतलब हमने कहा था जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, और कॉलम का मतलब जो हमने कहा था अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल फॉर्म में जो होगा। तो हमारे पास ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, सिंगल्टन मैट्रिक्स बन रहा है हमारे पास 2, तो ये इसका एक ही रो और एक ही कॉलम, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 1/1। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं जो हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस के दो मैट्रिक्स। ज़ाहिर सी बात है एक मैट्रिक्स तो कभी इक्वल हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो ही वो इक्वल होंगे। तो उसकी सबसे पहले डिफ़ाइन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास डिफ़ाइन है ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस, और उसका साइन इक्वल का होता है ए इज़ इक्वल टू बी। मगर इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अभी हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, और दूसरी कंडीशन उसकी है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो भी सेम होनी चाहिए। कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं मतलब उसकी मुतनाज़रा जो वैल्यू हैं उसके सामने वाली अपोजिट वैल्यू वो भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 3 4 5। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क इनके नाम का है। अब इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ 1, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है। ये 3 इसका कॉरिस्पॉन्डिंग 3 है, 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग 4 है और 5 का कॉरिस्पॉन्डिंग 5 है। इसका मतलब है ए इक्वल है बी के। यही हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वो पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से नहीं। तो ए है हमारे पास 3, बी इज़ इक्वल टू 3, 5, सी इज़ इक्वल टू 5 - 2। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं अनसॉल्व, तो सबसे बेहतर ये है कि हम सबसे पहले उसको सॉल्व कर लें। तो 5 - 2 तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 3। इसका मतलब है सी अब ये नहीं, ये रिज़ल्ट बन गया 3। और डी की तरफ अगर हम जाएं तो वो है 5 and 3। ई हमारे पास है 4 0 6 and 2। और एफ़ हमारे पास है 2 and 6। और जी हमारे पास है 3 - 1 3 + 3। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 3 - 1 तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 2, और 3 + 3 तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा 6। एच जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 4 0 6 and 2। आई जो मैट्रिक्स है वो 3 3 + 2। ये 3 वैसे के वैसे, 3 + 2 ये हो गया 5। इसका मतलब है अब आई मैट्रिक्स ये होगा। और जे हमारे पास 2 + 2, तो ये 2 + 2 ये रिज़ल्ट हो गया 4। 2 - 2 तो ये बन गया 0। 2 + 4 तो ये हो गया 6। 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। अब इन सब को हमने कंपेयर करना है कि कौन से इक्वल हैं। याद रहे इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस का सेम होना लाजमी है कि ऑर्डर उसका सेम हो और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम हो। तो हमारे पास ए हमारे पास है 3 और ये रिज़ल्ट भी 3 है। इसका मतलब है ए इक्वल है सी के। दूसरा रिज़ल्ट है हमारे पास बी, वो है 3 5। ये 5 3 है। बेशक इन दोनों का ऑर्डर सेम है मगर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब है बी डी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है मगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसके लिए मस्ट कंडीशन है कि दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये उसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है बी में 3 5 है। कोई ऐसा मैट्रिक्स हम ढूंढें जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो और सेकंड एलिमेंट 5 हो। तो ये हमारे पास 3 5 है। अब कोई और देखते हैं तो हमारे पास आई में पड़ा हुआ है 3 and 5। इसका मतलब है बी इक्वल आया आई के। अगर हम चलते हैं ई की तरफ तो हमारे पास ये है 4 0 6 2। कोई और मैट्रिक्स तो 4 0 6 2 एच। इसका मतलब है ई इक्वल आ गया एच के। और ये भी लाजमी नहीं है कि सिर्फ दो मैट्रिक्स ही इक्वल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी इक्वल हो सकते हैं। और जे में भी 4 0 6 और 2। इसका मतलब है ई इक्वल आ गया एच और एच इक्वल आ गया जे के। और अगर हम देखें एफ़ की तरफ हमारे पास तो वो है 2 and 6। कोई और रिज़ल्ट जिसमें 2 और 6 आ रहा हो वो हमारे पास जी है। इसका मतलब है एफ़ इक्वल आ जाएगा जी के। इन सब में अगर हमने गौर से देखा हो तो हमारे पास डी मैट्रिक्स किसी के इक्वल नहीं है। ये है 5 3। ये कुछ रिलेटेड है इससे, मगर इसके फर्स्ट एलिमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है कि ये 3 है ये 5 है। ऑर्डर सेम है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है डी किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको डी को छोड़ दिया, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन से इक्वल हैं। हमने सिर्फ वही बता दिया जो इक्वल है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।